Hello everyone, myself Sahil Mandhyan, a second year BHMS student from State Homeopathic Medical College, Gorakhpur. Welcome again to my YouTube channel, Materia Medica Insight. In today's lesson, we are going to explore one of our second year medicine, Anacardium orientale. By the end of this video, you all have a clear understanding about Anacardium, its key characteristics and clinical significance too. So grab your notes, stay tuned and let's dive in. Anacardium orientale. Its common name is marking nut, proved by Dr. Stapp. Its family is Anacardiaceae. Introduction part first. Anacardium is a unique discovery which is prepared from the husk of marking nut. तो जो एनाकार्डियम होती है वो बनती किससे है? सबसे पहले वो हस्क से बनती है। किसकी? मार्किंग नट की हस्क से एनाकार्डियम ओरिएंटल बनती है। हस्क मीन क्या होता है? हस्क क्या होता है? ड्राई आउटर कवरिंग ऑफ सीड और फ्रूट। सीड और फ्रूट की आउटर कवरिंग जो कि ड्राई होती है उससे बनती है एनाकार्डियम ओरिएंटल। आगे बढ़ते हैं। इट हैज बीन प्रूवन टू बी एन एक्सीलेंट रेमेडी। बहुत ही अच्छी रेमेडी होती है एनाकार्डियम ओरिएंटल एंड वेरी मच अकिन टू इट्स बोटेनिकल रिलेटिव्स। जैसे कि यहाँ पे एक वर्ड है अकिन, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सिमिलर, मतलब एक जैसी होती है। किससे सिमिलर होती है? ये सिमिलर होती है स्पीशीज ऑफ रस फैमिली की जो स्पीशीज होती हैं उससे बहुत ज्यादा सिमिलर होती है एनाकार्डियम ओरिएंटल। द डिफरेंट स्पीशीज ऑफ रस से सिमिलर होती है एनाकार्डियम, पर्टिकुलरली इन द स्फीयर ऑफ स्किन अफेक्शन में सिमिलर होती है एनाकार्डियम किसके? रक्स से। और ये चीज हम आगे जब हम पर्टिकुलर्स देखेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि स्किन के जो सिम्टम्स होते हैं वो रक्स के सिम्टम्स से बहुत ज्यादा सिमिलर होते हैं। इसीलिए यहाँ पे ये पूरा स्टेटमेंट दिया गया है। एंड इट्स सिम्टम्स such as vesicular eruptions with intense burning and itching। अब वेसिकुलर eruptions होते क्या हैं, दिखते कैसे हैं? इसके लिए एक इमेज है हमारे पास। वेसिकुलर eruptions कुछ इस तरीके से दिखते हैं, जिसमें कि ये आप देख सकते हैं और ये आप देख सकते हैं। इसमें क्या होती है? These are vesicular eruptions। और यहाँ पे क्या है? बहुत ज्यादा बर्निंग होगी और इचिंग होगी। It is best known for its peculiar and extreme mental symptoms। एनाकार्डियम जो है बहुत ही अच्छी मेडिसिन होती है मेंटल सिम्टम्स के लिए। अब हम क्लिनिकल देख लेते हैं एक बार। एल्कोहलिज्म का मतलब क्या होता है कि कोई भी पेशेंट जो कि बहुत लंबे समय से अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है या कर रही है और वो अल्कोहल से दूर ना रह पाए, मतलब उसे डिजायर हो अल्कोहल की और वो हमेशा अल्कोहल कंज्यूम करना चाहता हो, उसे हम अल्कोहलिज्म कहते हैं। मतलब पेशेंट अल्कोहल से दूर ना रह पाए और वो उसका मतलब डिजायर हो अल्कोहल, उस बीमारी को कहते हैं अल्कोहलिज्म। एब्डोमिनल अफेक्शन, हार्ट अफेक्शन, स्किन अफेक्शन। देयर आर 3 अफेक्शन इन एनाकार्डियम ओरिएंटल। तो अफेक्शन का मतलब क्या हम समझे? एब्डोमिनल अफेक्शन का हम क्या मतलब समझे कि एब्डोमिनल रीजन में जितने भी ऑर्गन होते हैं उनमें से किसी भी एक ऑर्गन में डिजीज हो जाना, डिजीज प्रोड्यूस हो जाना,
एब्डोमेन रीजन में। वैसे ही हमारे पास हार्ट अफेक्शन है, हार्ट अफेक्शन में हार्ट वाले रीजन में, हार्ट के किसी पार्ट में, हार्ट से रिलेटेड कोई और ऑर्गन है उसमें क्या हो जाना, डिजीज हो जाना, इसीलिए हम अफेक्शन वर्ड यूज करते हैं। सेम एज स्किन अफेक्शन भी वही होता है, ब्रेन फैग। ब्रेन फैग का मतलब क्या होता है कि जो पेशेंट है वो सोच नहीं पाएगा, थिंक नहीं कर पाएगा, रिमेंबर नहीं कर पाएगा, कंसंट्रेशन नहीं कर पाएगा। तो ब्रेन फैग का मतलब यही होता है कि पेशेंट जो है सोच नहीं पाएगा, याद नहीं रख पाएगा, लर्न नहीं कर पाएगा, रिमेंबर नहीं रख पाएगा, कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा। ब्रेन फैग में ये चारों चीजें आपकी आ जाती हैं। अब नेक्स्ट क्लिनिकल देख लेते हैं, कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन मीन्स हम सबको पता है कि जब स्टूल नहीं पास हो पाता है या बहुत डिफिकल्टी से पास होता है, हम इसका एक सिम्टम गाइडिंग सिम्टम में देखेंगे कॉन्स्टिपेशन यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है। कॉन्स्टिपेशन में ये होता है कि स्टूल पास नहीं हो पाता है या बहुत स्मॉल अमाउंट और स्कैंटी स्टूल पास होता है, वो भी बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाने पर। कफ हम सबको पता है, डेबिलिटी मीन्स वीकनेस होती है, कमजोरी। डिस्पेप्सिया मतलब क्या होता है, इनडाइजेशन होना, पेन होना, ब्लोटिंग होना स्टमक में। हेमोराइड्स क्या होता है, हेमोराइड्स पाइल्स होता है। हेडक यानी कि सर दर्द। लॉस ऑफ मेमोरी एंड मेंटल वीकनेस। लॉस ऑफ मेमोरी और मेंटल वीकनेस से हम क्या समझते हैं कि जो पेशेंट होगा वो बार बार भूल जाएगा, उसे याद चीजें नहीं रह पाएंगी। और ये जो लॉस ऑफ मेमोरी है ये हम जब गाइडिंग सिम्टम में माइंड देखेंगे एनाकार्डियम का, तब वहां पे ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि पूरी की पूरी एनाकार्डियम ओरिएंटेल में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है माइंड। नर्वस एलिमेंट, वॉट्स, राइटर्स क्रैम्प। वॉट्स क्या होते हैं, वॉट्स जो होता है एक आउटग्रोथ हो जाती है स्किन पर। राइटर्स क्रैम्प क्या होता है, इसमें क्या होता है, पेन होता है फिंगर्स में, पेन होता है फिंगर्स में। मैं आपको दिखा रहा हूं कि जो पेशेंट होगा वो पेन होगा नर्व्स, नर्व्स में उसकी, तो जो पेशेंट है वो पेन को होल्ड नहीं कर पाएगा। जैसे मैंने ऐसे होल्ड किया हुआ है पेन को, तो पेन को ऐसे होल्ड नहीं कर पाएगा, तो उसको इसमें पेन होगा, तो उसे हम कहते हैं राइटर्स क्रैम्प। नर्व्स रिलेटेड होता है। अब जो हमारे पास एक समरी दी हुई है, डॉक्टर टाइलर है समराइज्ड एनाकार्डियम। तो ये जो समरी दी हुई है ये हम अभी नहीं देखेंगे, इसको हम एंड में देखते हैं समरी को, कि इससे ये होगा कि आप लोगों को एक पूरा आइडिया हो जाएगा कि हाँ ये मेडिसिन थी, उसकी ये समरी है। स्फीयर ऑफ एक्शन देख लेते हैं। अब एनाकार्डियम एक्ट कहाँ कहाँ पे करती है, एनाकार्डियम हमारी एक्ट करती है सबसे पहले माइंड पे, नर्व्स पे, स्टमक पे, रेक्टम पे, स्किन पे। 5 जगह एनाकार्डियम एक्ट करती है, माइंड पे, नर्व्स पे, स्टमक पे, रेक्टम पे और स्किन पे। एक्ट डायरेक्टली अपॉन द सेंसोरियम, एक्ट डायरेक्टली अपॉन द सेंसोरियम। सेंसोरियम एक रीजन होता है जो कि रिसीव, परसीव, इंटरप्रेट नहीं कर पाता है। जो भी इंफॉर्मेशन ब्रेन के पास आ रही है उनको रिसीव, परसीव और इंटरप्रिटेशन नहीं कर पाता है। डिप्रेसिंग दी सेरेब्रल सेंटर्स। सेरेब्रल सेंटर यानी कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स, सेरेब्रल कॉर्टेक्स को डिप्रेस कर देता है, और सेरेब्रल सेंटर में ही आता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स एंड द ऑर्गन्स ऑफ स्पेशल सेंसेस। हमारे पास स्पेशल सेंसेस 5 हैं, तो उन सब को क्या करता है, 5 हैं, उन सब को सप्रेस कर देता है। क्या कर देता है, डिप्रेस कर देता है और सप्रेस कर देता है। कौन, एनाकार्डियम ओरिएंटेल। पैथोजेनेसिस की अगर हम बात करें, इट इज मोस्टली यूज इन केस ऑफ न्यूरोसाइफिलिस प्रोड्यूसिंग ब्रेन फैग।
अब न्यूरोसाइफिलिस क्या होता है? न्यूरोसाइफिलिस का मतलब होता है सीएनएस में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इन्फेक्शन हो जाना। और वो इन्फेक्शन क्यों होता है? वो इन्फेक्शन होता है बैक्टीरिया की वजह से, जिसका नाम है ट्रैपोनीमे पैलिडम। ट्रैपोनीमे पैलिडम बैक्टीरिया। It also act on nerves, producing a condition known as nervous dyspepsia। यहाँ पे ये आर होगा, नर्वस डिस्पेप्सिया। डिस्पेप्सिया का मतलब मैंने आप लोग को बता दिया, इंडाइजेशन होना, पेन होना, ब्लोटिंग होना। कहाँ पे? एब्डोमिनल रीजन में और स्टमक पे। अब इसका अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन देखें, कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले हम क्या देखेंगे? इसका फिजिकल मेकअप, पेशेंट दिखेगा कैसा। फिजिकल मेकअप में ये होगा, पेल फेस होगा with blue rings around the eyes, blue rings around the eyes। टेम्परामेंट कैसा होगा? बहुत ही ज्यादा इरिटेबल होगा, उसे अगर थोड़ा सा आपने पिंच कर दिया तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाएगा। मे स्लाइट कॉज मेक हिम एक्सेसिवली एंग्री। हल्का सा अगर आपने उसको पिंच किया, परेशान किया तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएगा। रिलेशन क्या होता है? हॉट होता है, चिली पेशेंट होता है या हॉट पेशेंट होता है? तो ये जो पेशेंट होता है नीदर हॉट होता है नॉट चिली होता है। ठीक है। अगर हम इसके मियाज़म की बात करें तो सोरा और सिफिलिस का मियाज़म हम देख सकते हैं। और अब हम आगे बढ़ते हैं गाइडिंग सिम्टम्स की तरफ। तो गाइडिंग सिम्टम्स में जैसा कि हमने हमारी लास्ट वीडियो में देखा था कि हम एक पेशेंट की इमेज बनाई थी हमने, जिसमें कि ये सारे गाइडिंग सिम्टम्स और मेजॉरिटी ऑफ गाइडिंग सिम्टम रिप्रेजेंट हो रहे थे। इससे हमें लॉन्ग टर्म में याद रखने में दिक्कत नहीं होगी और हम एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन हमारे पास रहेगी कि एनाकार्डियम का पेशेंट आखिर में दिखता कैसा है। तो सबसे पहले हम सिर्फ इनको इस ऐसे 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 याद नहीं करेंगे, सारे सिम्टम्स को वैसे याद नहीं करेंगे। हम सारे के सारे सिम्टम्स इमेज में देखेंगे और फिर उनको रिलेट करेंगे कि कैसा दिखेगा एनाकार्डियम का पेशेंट। उसके बाद हम चीजों को याद रखेंगे। तो आज ये एक पेशेंट है हमारे पास, ठीक है, ये एक पेशेंट है हमारे पास, ठीक है। इसे आप देखिए, हमने क्या पढ़ा फिजिकल मेकअप में कि जो आईज होंगी, पेशेंट की जो आईज होंगी वो ब्लू कलर की होगी, ब्लू रिंग्स होंगी। देखिए, ब्लू रिंग अराउंड दी आईज। तो जो इसकी आईज के अराउंड है वो क्या है? ब्लू रिंग्स अराउंड दी आईज। तो एक चीज इस इमेज से हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। all gone sensations in stomach comes on only when stomach is empty। जितनी भी सेंसेशन होगी, जितनी भी सेंसेशन होगी, जिस टाइप की भी सेंसेशन होगी, वो सारी जो सेंसेशन होगी वो स्टमक में चली जाएगी। लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है, स्टमक में वो तभी जाएगी व्हेन स्टमक इज एम्प्टी। जब स्टमक खाली होगा, उसमें फूड नहीं होगा, तब भी सिर्फ उसी केस में जो सारी सेंसेशंस हैं वो स्टमक में जाएंगी। और ये जो सारी सेंसेशंस हैं वो रिलीव कैसे होंगी, उनमें आराम कैसे मिलेगा? तो उन्हें आराम ऐसे मिलेगा बाय ईटिंग एंड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। जब वो पेशेंट खाएगा और या जब उसका जो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन चल रहा होगा, जब डाइजेशन का प्रोसेस चल रहा होगा, तभी उसको आराम मिलेगा। और किस केस में आराम मिलेगा? और जब वो खाएगा। हम ये देख सकते हैं कि ये जो पेशेंट है ये खा रहा है। क्यों खा रहा है? फूडी इतना क्यों है? क्योंकि इसे आराम मिले। इसमें इसकी जो सारी सेंसेशन है बॉडी की वो इसके एब्डोमिनल रीजन में जा रही हैं। उसको पेन हो रहा है तो एब्डोमेन में हो रहा है, कुछ भी हो रहा है तो इसे एब्डोमेन में ही दिक्कत शुरू हो रही है। क्यों? क्योंकि इसका एब्डोमेन एम्प्टी है, इसे भूख लगी है और इसे आराम कब मिलेगा? जब ये खाना खाएगा या जब प्रोसेस ऑफ डाइजेशन चल रहा होगा तब। इसलिए पेशेंट खाना खा रहा है। फर्स्ट गाइडिंग सिम्टम रिलेट कर गया इस इमेज से। अब हम देखते हैं सेकेंड गाइडिंग सिम्टम, प्लग लाइक सेंसेशन। सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम्स
यही है प्लग लाइक सेंसेशन इन द इनर पार्ट ऑफ एनस और ईसोफेगस। इसे ऐसा फील होता है कि लेट सपोज अगर हमारे पास ये ईसोफेगस की ट्यूब है, हमारे पास ये ईसोफेगस की ट्यूब है, लेट सपोज ये ईसोफेगस की ट्यूब है, तो इसके चारों तरफ एक ऐसे बैंड लगा दिया गया है, ऐसे एक इसके चारों तरफ एक बैंड लगा दिया गया है, जिससे कि ये कॉन्स्ट्रक्टिव फीलिंग इस पेशेंट को बार बार आएगी। कहाँ पे? एनस में और ईसोफेगस में। ठीक है, अब हम आगे देखें तो नेक्स्ट गाइडिंग सिम्टम कॉन्स्ट्रक्टिव सेंसेशन ऑफ अ बैंड और हुप। बैंड और हुप, जैसे कि एक रबड़ होता है, इसके लेट सपोज ये ईसोफेगस है तो इसके अराउंड रबड़ से बहुत ज्यादा टाइट कर दिया गया है, ऐसे कि इसमें पूरा कॉन्स्ट्रिक्टिव सेंसेशन आ रही है कि इसे लॉक कर दिया गया, बांध दिया गया है, किससे? बैंड से या हुप से, जैसे कि हेड में, नी में। अब हम इस गाइडिंग सिम्टम को रिलेट करते हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो हेड है, ये जो हेड वाला पोर्शन है हमारे पास, ये पूरा हेड वाला जो पोर्शन है हमारे पास, यहाँ पे ये कुछ एक बैंड तरीके से, ये बैंड तरीके से बंधा हुआ है। सेम एज इट इज यहाँ पे नी वाले पोर्शन में भी बैंड या हुक बंधा हुआ है इस तरीके से। तो ये गाइडिंग सिम्टम भी रिलेट कर गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट गाइडिंग सिम्टम ग्रेट डिजायर फॉर स्टूल। ग्रेट डिजायर फॉर स्टूल, उस पेशेंट को क्या होगा? बहुत ज्यादा इच्छा होगी कि वो स्टूल को पास आउट करे, लेकिन जब भी वो पास आउट करने जाएगा, वो एफर्ट्स लगाएगा, तो जो उसका डिजायर है कि वो स्टूल पास करे, वो डिजायर चला जाएगा। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है बट विद द एफर्ट द डिजायर पासेस आउट विदाउट इवैक्यूएशन। ग्रेट डिजायर फॉर स्टूल बट विद द एफर्ट्स ऑफ डिजायर passes आउट विदाउट इवैक्यूएशन। ठीक है, सिम्टम्स प्रोन टू गो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। जो भी सिम्टम्स होंगे वो प्रोबेबिलिटी ये है कि जो भी सिम्टम्स हैं वो राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे, जैसा कि हमारे लाइकोपोडियम में होता है। सिम्टम्स क्या होते हैं? राइट टू लेफ्ट जाते हैं। वैसे ही यहाँ पे एक प्रोबेबिलिटी है कि जो भी सिम्टम्स होंगे वो राइट टू लेफ्ट जाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है इसका माइंड। सबसे ज्यादा एनाकार्डियम का इंपॉर्टेंट है वो है माइंड। अगर आपसे कभी पूछा भी जाएगा वाइवाज में या कोई भी थ्योरीज में भी, जो अगर कंपैरिजन भी आएगा तो वो माइंड से कंपैरिजन आने की बहुत ज्यादा चांसेस है। तो एनाकार्डियम का जो पेशेंट होता है मैनिफेस्ट वेरी पेक्यूलियर एंड स्ट्राइकिंग मेंटल सिम्टम, मतलब उसके मेंटल सिम्टम्स ऐसे हैं कि अगर वो आपको अपनी दिक्कत बता रहा है पेशेंट, तो आप उसे प्रॉपरली आइडेंटिफाई कर लोगे कि हाँ ये एनाकार्डियम हो सकता है या हम इसमें एनाकार्डियम सोच सकते हैं। तो देखते हैं एनाकार्डियम का पेशेंट कैसा होता है। देयर इज अ सडन लॉस ऑफ मेमोरी। अब हमने ये चीज लॉस ऑफ मेमोरी, मेंटल सिम्टम्स, हमने यहाँ पे इंट्रोडक्शन पार्ट में भी पढ़ा था। यहाँ पे ये पढ़ा था एक्सट्रीम मेंटल सिम्टम्स, ठीक है, और यहाँ पे हमने क्लिनिकल में लॉस ऑफ मेमोरी भी देखी थी एंड मेंटल वीकनेस। तो सेम चीज यहाँ पे भी लिखी हुई है, सडन लॉस ऑफ मेमोरी, अचानक से वो भूल जाएगा। इनफैक्ट वो अपना नाम भूल जाएगा, वो वेल नोन प्लेसेस भूल जाएगा, जैसे कि ताजमहल। क्या होता है ताजमहल? वो ऐसे रिएक्ट करेगा, क्या ताजमहल? मुझे नहीं पता। कुतुब मीनार नहीं पता, रेड फोर्ट नहीं पता। वेल नोन प्लेसेस के नाम भूल जाएगा, खुद का नाम भूल जाएगा, अपने क्लोज फ्रेंड्स, कलीग्स के नेम्स भूल जाएगा वो। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि द पेशेंट इज सो फॉरगेटफुल दैट ही फॉरगेट्स his own name and the name of well-known places and most intimate friend means close friend और colleagues। और जो पेशेंट होता है बहुत ही ज्यादा परेशान होता है, वेरी मच डिस्टर्ब्ड अबाउट हिज फॉरगेटफुलनेस। वो अपनी भूलने की दिक्कत से बहुत ही ज्यादा परेशान होता है। देयर इज इररेसिस्टिबल डिजायर टू कर्स एंड स्वेयर। वो हर बात पे, हर चीज पे, हर कॉन्वर्जेशन में वो क्या चाहेगा? उसका मन करेगा कि वो सबको श्राप दे। कर्स मीन्स होता है श्राप दे, और हर बात पे वो कस्में खाए, हर कॉन्वर्जेशन में वो कस्में खाए, हर बात पे वो श्राप दे। उसका ऐसा अंदर से अंदरूनी इच्छा कह सकते हैं हम।
अब जैसे कि हमने ये ऊपर गाइडिंग सिम्टम पढ़ा, सेंसेशन ऑफ अ बैंड और हुप अराउंड द पार्ट्स, हमने देखा था कौन कौन से में, हेड में, नी में। प्लग लाइक सेंसेशन कहाँ थी, एनस में और इसोफेगस में। फील्स, अब ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट माइंड का एक सिम्टम हम कह सकते हैं, फील्स ही हैज टू विल्स। टू विल्स मतलब उसकी अंदर की जो आत्मा है वो दो अपोजिट है, दो विल्स हैं उसके अंदर। एक जो है उसकी विल क्या कहती है, वन कमांडिंग हिम टू डू व्हाट द अदर फॉरबिड्स। इसका मतलब क्या, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ, दोनों ही विल्स अपोजिट होती हैं। एक विल उसकी कहेगी कि तुम ऐसा करो, दूसरी कहेगी ऐसा नहीं ऐसा करो। एक पॉजिटिवली एक्ट करेगी, दूसरी विल नेगेटिवली एक्ट करेगी। एंड ही डज नॉट नो व्हाट टू डू, और उसे नहीं पता होगा कि दोनों विल कह तो रही है, एक विल मेरी ये कह रही है कर दो, एक विल कह रही है मेरी ये कर दो, लेकिन उसे क्या करना है उसे अभी भी ये नहीं पता है कि उसे क्या करना चाहिए और क्या सही है। इन वन ईयर, उसके एक कान में एक विल क्या कहेगी, डेविल प्रॉम्प्ट्स हिम टू डू मर्डर। डेविल क्या कहेगी, मर्डर कर दो। इन द अदर एन एंजल काउंसल्स हिम टू डू द एक्ट ऑफ बेनेवलेंस। मीन्स एक क्या कहेगी कि उसका मर्डर कर दो, दूसरी क्या कहेगी, बेनेवलेंस। बेनेवलेंस का मतलब होता है गुडनेस, कि मतलब अच्छाई करो, अच्छा काम करो। जैसा कि हमने बहुत बार बचपन में देखा होगा, कार्टून्स में, टॉम एंड जेरी में होता है, देखा होगा कि एक डेविल होती है और एक एंजल होती है, उसके दोनों शोल्डर्स पे आ जाती है। तो एक क्या कहता है कि हाँ ये बुरा काम कर दो, दूसरी वाली जो एंजल क्या करती है, वो बताती है कि नहीं ऐसा नहीं करो, ये सही नहीं है, ये गलत है, अच्छाई करो, अच्छा सच्चाई की राह पे चलो, सही काम करो। तो ऐसा पेशेंट होगा, क्या होगा कि उसके अंदर दो विल्स होंगी, एक कहेगी कि ऐसा करो, दूसरी कहेगी कि ऐसा मत करो, ये गलत है। एक उससे गलत काम करवाएगी और दूसरी वाली उससे सही काम करवाएगी। तो पेशेंट में ऐसा बहुत ही क्लियर विजिबल हम देख सकते हैं। एनाकार्डियम का जो पेशेंट होता है बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज टेम्परामेंट का होता है। हमने अभी देखा था टेम्परामेंट इसका कैसा था, हाईली इरिटेबल होता था। थोड़ा सा हमने पिंच किया, वो जो पेशेंट होगा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाएगा। अब स्ट्रेंज टेम्पर का मतलब क्या होता है कि आपको उसका टेम्परामेंट पता ही नहीं होगा कि वो कैसे कब एक्ट कर रहा है। जब बहुत ही ज्यादा सीरियस कंडीशन होगी, बहुत ही ज्यादा सीरियस टॉक चल रही होगी, कन्वर्सेशन चल रही होगी, तो वो क्या होगा, हंसने लगेगा। ही लाफ्स एट सीरियस मैटर, और जब भी लाफेबल मैटर होगा, हंसी मजाक चल रही होगी, तो बहुत ही ज्यादा सीरियस हो जाएगा, बिकम्स सीरियस ओवर लाफेबल मैटर। When walking, he feels as if someone is following him. उसे हमेशा लगेगा कि उसको, जब वो चल रहा है तो उसका कोई पीछा कर रहा है, उसे कोई फॉलो कर रहा है। तो अब हम ये चीज देख लेते हैं इसमें, इस इमेज में, कि जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो पेशेंट है इसे ऐसा लग रहा है कि इसके पीछे कोई इसको देख रहा है या इसको फॉलो कर रहा है, जबकि ऐसा होता नहीं है। सिर्फ इसका ये सोचना है कि ये पर्सन जो है इसको फॉलो कर रहा है, बट ऐसा नहीं है। और इससे पहले हमने क्या देखा था, टू विल्स वाली चीजें देखी थी। ये देखिए इसमें टू विल्स हैं, एक कह रहा है, दोनों ही अपोजिट है, ये दोनों ही, एक डेविल है और एक एंजल है, तो दोनों ही वैसे ही टू विल्स की तरह इस ऐसा ही पोजीशन के अंदर सोच रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ग्रेट इल्यूजन, डिल्यूजन एंड हेलुसिनेशन। अब ये जो तीनों टर्म्स हैं, इल्यूजन, डिल्यूजन, हेलुसिनेशन, ये बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज करते हैं, मुझे भी बहुत करते थे और आपको भी करते होंगे डेफिनेटली। तो मैं इन तीनों वर्ड्स को बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले कि डिल्यूजन क्या होता है, सबसे पहले हम डिल्यूजन में आपको समझाता हूं। डिल्यूजन का मतलब होता है फॉल्स बिलीफ, ऐसा जबकि है नहीं लेकिन आपको लग रहा है। जैसे कि इस पेशेंट को लग रहा है कि इसको कोई देख रहा है, इसको कोई देख रहा है, तो ये इसका डिल्यूजन है कि ये पर्सन इसको देख रहा है, जबकि ऐसा है नहीं, सब इसे नोटिस कर रहे हैं जहां पर ये जा रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं, ये डिल्यूजन हो गया। इल्यूजन का मतलब ये कि पेशेंट जो है एक रूम में जाता है, वहां पे इसे एक रस्सी पड़ी मिल जाती है,
ये है रस्सी। इस रस्सी को ये क्या समझने लगता है? इस रस्सी को ये समझने लगता है स्नेक। ये हो गया इल्यूजन इसका। रस्सी यहाँ पे है रूम में, इसको इसने स्नेक समझ लिया। अब हेलुसिनेशन मतलब क्या होता है कि इसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, जबकि वो आवाजें रियलिटी में प्रेजेंट नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे ये सुनाई दे रही है, बस इसे सुनाई दे रही है। ऐसी कोई भी आवाजें वास्तविकता में होती नहीं है, लेकिन बस ऐसे सुनाई देती। अब लेट सपोज ये तो इल्यूजन हो गया, ठीक है। अब हेलुसिनेशन, हेलुसिनेशन क्या होता है कि रूम में घुसा और यहाँ पे कोई भी रस्सी नहीं थी, नो रोप, कोई भी रस्सी नहीं प्रेजेंट थी, लेकिन तभी भी इसे स्नेक दिखने लगा। यहाँ पे तो हमारे पास रोप प्रेजेंट थी तो इसे स्नेक दिख रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या है, रोप नहीं थी तब इसे स्नेक दिखा हेलुसिनेशन के केस में। थोड़ी सी लाइट का इशू होगा तो उसके लिए सॉरी, अभी क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी चली गई है तो थोड़ा सा दिक्कत है। तो हम आगे बढ़ते हैं, हम अपनी स्टडी कंटिन्यू करते हैं। तो जो पेशेंट होगा बहुत ही ज्यादा सस्पिशियस होगा, हर बात पे वो डाउट करेगा। सस्पिशियस मतलब शक की भावना, शक करेगा, हर चीज पे वो शक करेगा कि ऐसा नहीं ऐसा है। तो एवरीथिंग अराउंड हिम, हर बात पे वो शक करेगा। टेक बैक साइड ऑफ एवरीथिंग एंड बिकम वायलेंट, हर चीज को वो गलत नजरिए से देखेगा। हर चीज की हमेशा नेगेटिव पर्सपेक्टिव वाले जो पर्सन होते हैं वो होगा एनाकार्डियम का पेशेंट, कि हर चीज को वो नेगेटिव साइड पर ही देखेगा, पॉजिटिव साइड कभी नहीं देखेगा। और क्या होगा, कोवर्डाइज। कोवर्डाइज मतलब कायरता, कायर होता, कोई काम उससे नहीं हो पाएगा। हम आगे देखेंगे कि जो पेशेंट होता है उसमें कॉन्फिडेंस भी नहीं होता है, लैक करेगा किसमें, सेल्फ कॉन्फिडेंस में। ये रही सेल्फ कॉन्फिडेंस वाली बात। तो कायर होता है बहुत ही ज्यादा, बहुत ही ज्यादा क्रूअल होता है, मेलिशियस एंड विक्ड। मेलिशियस एंड विक्ड का मतलब क्या होता है, वो एविल की तरह एक्ट करता है, जिसमें मतलब मोरल जो एक मोरल चीजें नहीं होती कि हाँ हर इंसान के अंदर ह्यूमैनिटी सॉर्ट ऑफ होना चाहिए, तो उसके अंदर कोई भी ह्यूमैनिटी नहीं होगी, एविल की तरह एक्ट करेगा। वेरी क्रूअल, बहुत ही ज्यादा गुस्सा वाला पर्सन होगा। इन्फ्लिक्ट बॉडीली इंजर्ड अपॉन हिमसेल्फ, वो खुद को हार्म करेगा, हमेशा खुद को चोट पहुंचाएगा। एब्सेंट माइंडेड होगा। हाइपोकॉन्ड्रिकल, हाइपोकॉन्ड्रिकल एक वर्ड है जिसका मतलब ये होता है कि जो पेशेंट होगा, अगर हम उससे बहुत ज्यादा रीएश्योरेंस देंगे और उसको जो भी दिक्कत है, उसकी जो मेडिकल प्रॉब्लम्स है, अगर उसकी रिपोर्ट नॉर्मल आई है, हम उसे रीएश्योरेंस दे रहे हैं कि हाँ तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तभी भी वो उस चीज को लेके बहुत ज्यादा परेशान रहेगा पेशेंट, कि नहीं मुझे दिक्कत है, आप उसे बहुत ज्यादा रीएश्योर करोगे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक है, तभी भी वो अपनी दिक्कत को लेके, हेल्थ कंडीशंस को लेके बहुत ज्यादा परेशान रहेगा। एंड अदर एंजाइटी एंड फीलिंग ऑफ इम्पेंडिंग मिसफॉर्च्यून, एंजाइटी बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेगा, फीलिंग ऑफ इम्पेंडिंग मिसफॉर्च्यून, उसे हमेशा लगेगा कि कुछ गलत होने वाला है, कुछ गलत होने वाला है, ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो फीलिंग ऑफ इम्पेंडिंग मिसफॉर्च्यून। अब एलिमेंट्स देख लेते हैं कि उसकी जो दिक्कत है वो सारी कैसे बढ़ती हैं। बैड इफेक्ट ऑफ मेंटल एक्साइटमेंट, अगर बहुत ज्यादा पेशेंट एक्साइटमेंट में चला गया, खुश होने लगा, तो उसकी दिक्कत बढ़ जाएगी। एक्सेसिव यूटिलाइजेशन ऑफ ब्रेन फॉर पर्पसलेस थॉट्स, अगर जो पेशेंट है वो अपना दिमाग यूजलेस थॉट्स में लगा रहा है कि उसे इस चीज को सोचने का कोई भी मतलब नहीं है, लेकिन तभी भी वो सोच रहा है, तो उसकी दिक्कत बढ़ जाएगी। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फ्राइट, फ्राइट मीन्स होता है डर, यानी कि फियर, फ्राइट मीन्स डर, उसे डर लगेगा तो उसकी दिक्कतें बढ़ जाएंगी। एंड मोर्टिफिकेशन, मोर्टिफिकेशन,
और सीडेंट्री हैबिट। सीडेंट्री हैबिट्स का मतलब क्या होता है कि जो पेशेंट होगा बहुत ही ज़्यादा लेजी लाइफ जी रहा होगा, मीन्स हमेशा पड़ा रहेगा, खाएगा पिएगा सो जाएगा, खाएगा पिएगा सो जाएगा, उसे कहते हैं हम सीडेंट्री लाइफ। अब हम एक मॉडिफिकेशन का मतलब और देख लेते हैं, मीन्स वो हमेशा डर में रहेगा। क्या रहेगा? वो हमेशा डर में रहेगा कि उसे कोई ह्यूमिलिएट ना कर दे, उसे कोई हम ये कह सकते हैं ह्यूमिलिएशन से कह सकते हैं, ह्यूमिलिएशन कह सकते हैं, क्या कहेंगे? ह्यूमिलिएशन। ह्यूमिलिएशन का मतलब क्या? बेइज्जत न कर दे, वो हमेशा इस बात से डरेगा और उसकी दिक्कत भी इसी से बढ़ेगी, ह्यूमिलिएशन से उसकी दिक्कत बढ़ेगी, उसकी दिक्कत डर से बढ़ेगी। तो अभी तक हमने सारे के सारे गाइडिंग सिम्टम्स देखे। जो ये वाली एक इमेज है, ये अल्सर है, फोरआर्म पे एक अल्सर हो जाता है, ये हम आगे देखेंगे, तो मैं आपको वापस इस इमेज पर लेकर आऊंगा, लेकिन अभी इस इमेज का यहाँ पे कोई काम नहीं है। जब मैं आपको वो स्किन पे अल्सर्स बताऊंगा तब उस टाइम पे ये इमेज काम आएगी। तो जैसा कि अब हमने क्या किया, हमने एनाकार्डियम देख ली, पूरी की पूरी एस के दुबे से हमने एनाकार्डियम देख ली है। एक बार इस इमेज से हम फटाफट सारे के सारे गाइडिंग सिम्टम रिलेट करने की कोशिश करते हैं। कॉन्स्ट्रिक्शन, पैड और अ हुप, नी पे और हेड पे, नी पे और हेड पे, कॉन्स्ट्रिक्शन सेंसेशन ऑफ अ बैंड और हुप कहाँ पे? नी पे और हेड पे। ठीक है, अब इसे all gone sensation in stomach only relieved by eating or digestion process. There are two wheels, as you can see there are two wheels, one is a devil and one is an angel. ठीक है, और यहाँ पे ये बंदा बहुत ही ज्यादा सस्पिशियस होगा, इसे हमेशा लगेगा कि कोई इसको देख रहा है, कोई मतलब ये हेलुसिनेशन वाली कंडीशन कह ले हम। जो पेशेंट का फिजिकल मेकअप होगा वो कैसा होगा? पेल फेस होगा। फेस कैसा होगा? पेल फेस होगा। आई के अराउंड ब्लू रिंग्स होंगी, ये ब्लू रिंग्स हैं आई के अराउंड। ठीक है, तो ये जो सारे गाइडिंग सिम्टम्स हमने देखे, इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है इसका माइंड वाला सेक्शन, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो हमने देख लिया। और मैंने आपको सारे के सारे जो सिम्टम्स हैं वो एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करी है। बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है इल्यूजन, डिल्यूजन और हेलुसिनेशन को समझना, मैंने उसके लिए भी आपको एक एक एग्जाम्पल देके समझाया है। और ये जो था, ये इल्यूजन में ये रोप है, इसे आप रोप मान लीजिए, रोप है, उसको स्नेक दिखता है तो इल्यूजन। कुछ नहीं रखा है, रूम खाली है, कुछ भी नहीं है, तो भी उसे स्नेक दिख रहा है, यानी कि हेलुसिनेशन वाली कंडीशन है यहाँ पे। इसे हम अल्सर कहते हैं, जो अभी हम थोड़ी देर में ही देखेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे एस के दुबे हमारी खत्म हो गई, एनाकार्डियम वाला पोर्शन, हम जो इसके पर्टिकुलर्स हैं वो हम विलियम बोरिक सर और एच.सी. एलन सर की बुक से देखेंगे। तो एनाकार्डियम ओरिएंटेल, द पेशेंट is found mostly among the neuroasthenics. न्यूरोएस्थेनिक्स का मतलब क्या होता है? हेडक होना और वीकनेस हो जाना। न्यूरोएस्थेनिक्स का मतलब होता है हेडक होना और वीकनेस होना। दे हैव अ टाइप ऑफ नर्वस डिस्पेप्सिया, मैंने बता दिया था आपको। डिस्पेप्सिया का मतलब क्या होता है? इंडाइजेशन, पेन, ब्लोटिंग, ये सारी चीजें होती हैं डिस्पेप्सिया में। डिप्रेशन, डिप्रेशन की बहुत ही अच्छी रेमेडी है, डिप्रेशन को मैं यहाँ पे हाईलाइट कर दे रहा हूँ क्योंकि डिप्रेशन की बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। ठीक है, डिप्रेशन की बहुत ही अच्छी मेडिसिन है एनाकार्डियम। साइफिलिक्टिक पेशेंट ऑफन सफर विद दीज कंडीशन। साइफिलिक्टिक पेशेंट क्या होता है? साइफिलिक्टिक पेशेंट का मतलब वो होता है, वो पेशेंट्स जो कि एसटीआई से सफर कर रहे हो। एसटीआई क्या होता है? एसटीआई क्या होता है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से जो सफर करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? साइफिलिक्टिक पेशेंट्स कहते हैं। इंटरमिटेंसी ऑफ सिम्टम्स, इंटरमिटेंसी ऑफ सिम्टम्स का मतलब ये होता है कि जैसे बहुत सारे सिम्टम्स से अगर जो पेशेंट है वो सफर कर रहा है, तो जो सिम्टम्स कब जा रहे हैं कब आ रहे हैं, उसके लिए जब सिम्टम्स जा रहे हैं जब आ रहे हैं तो उसकी कोई एक
प्रॉपर ड्यूरेशन नहीं रहेगी कि अब जाएगा तो अब आएगा, वो कभी भी जा सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं। दे विल डिसअपियर और दे विल रीअपियर एट एनी टाइम, इसका कोई प्रॉपर यूनिफॉर्मिटी नहीं रहेगी। इसे हम इंटरमिटेंसी ऑफ सिम्टम्स कहते हैं। जस्ट अ मिनट। Sorry for the disturbance. Again, fear of एग्जामिनेशन इन स्टूडेंट, उसे डर लगेगा। अगर एनाकार्डियम का कोई स्टूडेंट है तो उसे हमेशा फियर रहेगा, किस चीज़ का? एग्जाम का उसे बहुत ज़्यादा फियर रहेगा। उसको दिक्कत कैसे बढ़ेगी? उसके वर्क, अगर जैसे वो अपना काम कर रहा है तो उससे उसकी दिक्कत बढ़ जाएगी। एम्प्टी फीलिंग इन द स्टमक, ईटिंग टेम्पररी रिलीव्स ऑल द डिस्कम्फर्ट। हमने ये चीज़ आगे भी पहले भी देखी है कि एम्प्टी फीलिंग इन स्टमक, ईटिंग टेम्पररी रिलीव्स ऑल द डिस्कम्फर्ट। हमने सबसे पहला गाइडिंग सिम्टम देखा था, उसमें यही था कि कुछ टाइम के लिए अगर वो ईटिंग खाएगा या डाइजेशन का प्रोसेस चलेगा तो उसे कुछ टाइम के लिए सारे जो डिस्कम्फर्ट है वो चले जाएंगे और उसे आराम मिलेगा। दिस इज अ श्योर इंडिकेशन। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको मार्क कर दे रहा हूं। This is a sure indication, often verified. Its skin symptoms are similar to रक्स टॉक्सिकोडेंड्रॉन। अगर जैसे कि आपके पास आता है एनाकार्डियम का पेशेंट, ये जो लाइन लिखी हुई है, दिस इज अ श्योर इंडिकेशन ऑफ एन वेरीफाइड, इट्स स्किन सिम्टम्स आर सिमिलर टू रक्सटॉक्स। अगर आपके पास कोई एक पेशेंट आता है एनाकार्डियम का और उसकी जो स्किन की दिक्कत है, स्किन में भी जो भी उसकी दिक्कत है वो रक्सटॉक्स से मिल रही है, तो हम सोच सकते हैं कि हाँ, ये एनाकार्डियम भी हो सकता है और ये रक्सटॉक्स भी हो सकता है। स्किन की दिक्कत पे, स्किन डिजीज पे हम ये सोच सकते हैं। एंड इट्स ऑफन प्रूव्ड टू बी वैल्यूएबल एंटीडोट, टू पॉइजनस ओक और पॉइजनस ईव। यानी कि ये जो है ये कॉमन नेम है किसका? रक्सटॉक्स का, ये कॉमन नेम होता है। लिख दे रहा हूं, रक्सटॉक्स का ये कॉमन नेम होता है। अब हम इसका माइंड देखते हैं। माइंड हमने जो इससे पहले देखा था वो इसके दो बेस था। कुछ चीजें रह गई होंगी तो वो मैं इसमें कवर कर रहा हूँ। फिक्स्ड आइडिया, जो पेशेंट होगा उसके फिक्स्ड आइडियाज होंगे कि हाँ ऐसा होता है तो ऐसा ही होता है। वो अपने आइडियाज को चेंज नहीं करेगा, अपनी सोच को चेंज नहीं करेगा, हमेशा अगर ऐसा होता है तो ऐसा ही होता है। प्रोफाउंड मेलेंकोलिक, प्रोफाउंड मेलेंकोली का मतलब ये होता है कि वो बहुत ही ज्यादा सौरो में रहेगा, डीप सौरो में रहेगा। जो पेशेंट है बहुत ही ज्यादा दुख में रहेगा। हाइपोकॉन्ड्रियासिस, इसका मतलब हमने देख लिया था, वही वाला एग्जांपल कि जब पेशेंट जो होता है हम उसको बहुत ज्यादा रीअश्योरेंस दें, हम उसकी रिपोर्ट्स नॉर्मल आए लेकिन उसे तभी भी लगे वो अपने हेल्थ को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो। इम्पेयर्ड मेमोरी, वही लॉस ऑफ मेमोरी और मेंटल सिम्टम्स वाली बात है। इम्पेयर्ड मेमोरी। एब्सेंट माइंडनेस, वो एब्सेंट माइंडेड रहेगा पेशेंट। वेरी इजीली ऑफेंडेड, हमने देखा था बहुत इजीली ऑफेंडेड होगा। हाईली इरिटेबल टेम्परामेंट में, एक्सेसिवली गुस्सा करेगा, बहुत ज्यादा एंगर होगा। पेशेंट बहुत ज्यादा सस्पिशियस होगा, सब पे शक करेगा। और क्लेरिडिएंट, क्लेरिडिएंट का मतलब ये होता है कि उसे आवाजें सुनाई देंगी। कैसी आवाजें? किसी भी तरह की आवाजें, जैसे कि हेलुसिनेशन में सुनाई दे सकती हैं, वैसी आवाजें से सुनाई देगी। सिनाइल डिमेंशिया, सिनाइल डिमेंशिया का मतलब होता है, सिनाइल का मतलब हमें पता है, आपको पता है, ओल्ड एज। ओल्ड एज का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ मेमोरी। ओल्ड एज में वो उसे भूलने लगेगा। ओल्ड एज में क्या करेगा? भूलने लगेगा। सेनाइल डिमेंशिया ओल्ड एज में उसे भूलने की दिक्कत हो जाएगी। एब्सेंस ऑफ और मोरल रेस्ट्रेंट, उसे सारे के सारे जो उसके मोरल वो होंगे, मोरल कि हाँ हमें ऐसे रहना चाहिए, थोड़ी सी ह्यूमैनिटी होनी चाहिए पेशेंट के अंदर, लेकिन ऐसा नहीं होगा। उस सारे मोरल्स अपने भूल जाएगा। हेड अगर देखिए, वर्टिगो, वर्टिगो क्या होता है? चक्कर आएगा उसे। कैसा पेन होगा? प्रेसिंग पेन, एज इफ अ प्लग
itching and little boil on scalp। ठीक है, प्रेसिंग पेन होगा एज अ प्लग। अब हेड में भी प्लग है, मैं इसको एक चीज ईच इचिंग एंड लिटिल बॉयल्स ऑन स्कैल्प। ठीक है, अब हम ये देखते हैं एज इफ अ प्लग। यहाँ पे भी हेड में भी प्लग है, आई में भी प्लग लाइक सेंसेशन है, ईयर में भी प्लग है। ठीक है, तो ये हेड में, आई में, ईयर में, नीज में भी कॉन्स्ट्रक्टिव बैंड और हुप से था, एनएस में भी प्लग है, प्लग लाइक सेंसेशन। हम आपने गाइडिंग सिम्टम्स में देखा होगा, सेकंड गाइडिंग सिम्टम में लिखा हुआ था वो चीज। हेड और नी में था कॉन्स्ट्रक्टिव सेंसेशन और उसमें था एनएस और इसोफेगस में। ठीक है, तो वापस अपने इस पीडीएफ की तरफ आते हैं। फटीको यानी कि चक्कर आना, प्रेसिंग पेन, उसे पेन होगा सर हेड में। अभी हम आगे हेडेक भी देखेंगे तो उसमें उससे भी चीजें बहुत सारी आप लोग की क्लियर हो जाएंगी। एज एफ अ प्लग, इचिंग एंड लिटिल बॉयल्स ऑन स्कैल्प। बॉयल्स क्या होता है? पस फिल्ड इरप्शंस होते हैं स्किन के ऊपर, उसे हम बॉयल कहते हैं। खुजली होती है बहुत ज्यादा। प्रेशर, अ प्लग लाइक सेंसेशन इन द ऑर्बिट। आइस में क्या होगा? उसको प्रेशर लगाना पड़ेगा। प्लग लाइक सेंसेशन, यहाँ पे भी मैं इमेज है एक, प्रेसिंग पेन होगा इस रीजन में इसको। इन दी ऑर्बिट्स, उसका जो विजन होगा कैसा होगा? ब्लड होगा, उसे दूर की चीजें ब्लड दिखाई देंगी। ब्लड, ऑब्जेक्ट अपीयर टू फार अवे, उसे चीजें ब्लड दिखाई देंगी, चीजें दूर दिखाई देंगी। प्रेसिंग इन दी ईयर एज अ प्लग, दर्द होगा उसे, ऐसा लगेगा कि कुछ दब रहा है उसकी आंख में, उसके ईयर्स में। उसे बहुत दिक्कतों से सुनाई देगा, ज्यादा नहीं सुनाई देगा, बहुत थोड़ा थोड़ा सुनाई देगा, और उसे सुनने में बहुत ज्यादा दिक्कत भी होगी। नोज फ्रीक्वेंट स्नीजिंग, मतलब उसे बहुत ज्यादा छींकें आएंगी। स्नीजिंग मतलब होता है छींकना। फेस कैसा होगा? ब्लू रिंग अराउंड द आईज, फेस पेल। ये चीज पूरी हमने कहाँ देखी थी? फेस पेल होगा, ब्लू रिंग अराउंड द आईज। ये हमने कहाँ देखा था? ये हमने देखा था फिजिकल मेकअप में। कहाँ देखा था? फिजिकल मेकअप में देखा था। आगे आते हैं, माउथ की बात करते हैं तो माउथ में क्या होगा? पेनफुल वसाइकल्स होंगे, यानी कि एरप्शंस होंगे पेनफुल। टंग फील स्वॉलन, इम्पेंडिंग स्पीच एंड मोशन, मतलब उसे बोलने में दिक्कत होगी, उसकी जो टंग होगी बहुत ज्यादा स्वॉलन होगी, और उसके माउथ में सलाइवा होगा। इस वजह से उसको बोलने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। क्यों? क्योंकि उसकी जो टंग है वो स्वॉलन है। बर्निंग अराउंड द लिप्स एज इट फॉर्म पेपर, उसके जो लिप्स हैं उसमें क्या होगी? बर्निंग होगी, यानी कि जलन होगी उसके लिप्स पे। स्टमक वीक डाइजेशन विथ फुलनेस डिस्टेंशन, उसका जो स्टमक होगा वो हमेशा ऐसा लगेगा भरा भरा है, और उसकी जो डाइजेशन है वो बहुत अच्छा नहीं होगा। वीक डाइजेशन इसलिए लिखा है, हमेशा लगेगा स्टमक भरा भरा है, डिस्टेंडेड मीन्स बाहर निकला रहेगा। एप्ट टू चोक व्हेन ईटिंग और ड्रिंकिंग, इसका क्या मतलब हुआ? एप्ट टू चोक मीन जब भी वो खाना खाएगा और जब भी वो पानी पिएगा, कोई भी ड्रिंक कंज्यूम करेगा, जब भी वो खाना खाएगा तो उसे स्वॉलो करने में, निकलने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। इसलिए होता है एप्ट टू चोक का मतलब। स्वॉलोज फूड एंड ड्रिंक हार्शली, जो खाना खाएगा, जो वो पानी पिएगा, वो बहुत जल्दी 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 कंज्यूम करेगा। एब्डोमेन में क्या होगा? पेन एज एफ अ प्लग वॉज प्रेस्ड इनटू इंटेस्टाइन, जो पेन होगा वो ऐसा होगा कि प्लग की तरह होगा। यहाँ पे भी था प्लग, तो एज एफ अ प्लग। प्लग, रंबलिंग, इचिंग और ग्रिपिंग। रंबलिंग, पिंचिंग एंड ग्रिपिंग, ये सारी क्या है? ये सारी हैं सेंसेशंस जो पेशेंट फील करेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। रेक्टम में बोवेल्स इनएक्टिव, मतलब जो उसका बोवेल मूवमेंट होता है, जो इंटेस्टाइन मूव करती है जिससे कि फूड आगे की तरफ, रेक्टम की तरफ बढ़ता है, वो नहीं हो पाएगा। इनएफेक्चुअल डिजायर, रेक्टम सीम्स पावरलेस, उसके रेक्टम में कोई भी पावर नहीं होगी, ऐसा लगेगा कि उसका रेक्टम उसी के कंट्रोल में नहीं है। एज एफ अ प्लग, यहाँ पे फिर से प्लग वाला स्टेटमेंट आया,
तो इसे यहाँ पे भी हम मार्क कर लेते हैं, क्योंकि हम लास्ट में जब कंक्लूड करेंगे तो हमें इजी होगा कि कहाँ कहाँ पे हमने प्लग देखा। प्लग्ड फीलिंग, स्पास्मोडिक कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ स्फिंक्टर एनआई। जो स्फिंक्टर एनआई होती है वहां पे क्या ऐसा होगा, कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, यानी कि बंद हुआ रहेगा, ओपन नहीं होगा। इवन सॉफ्ट स्टूल पासेस विद डिफिकल्टी, अगर सॉफ्ट स्टूल है तो भी वो बहुत दिक्कत से पास होगा। इचिंग इन द एनस, मॉइस्चर फ्रॉम रेक्टम, उसे इचिंग होगी एनस वाले रीजन में। हेमरेज ड्यूरिंग स्टूल, पेनफुल हेमरॉइड्स, हमने हेमरेज और हेमरॉइड्स देखा था हमारे क्लिनिकल वाले पोर्शन में कि हेमरॉइड्स उसे होता है, उसे कॉन्स्टिपेशन होता है। तो रेक्टम में ये सारी चीजें हमने पहले भी देखी हुई थी। अब देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से सिम्टम्स हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ मेल में देखेंगे। वोलिप्टस इचिंग, प्रोस्टैटिक डिस्चार्ज ड्यूरिंग स्टूल। वोलिप्टस इचिंग का मतलब क्या होता है, ये इसका मतलब हम ऐसे समझ सकते हैं कि लेट सपोज अगर किसी को इचिंग हो रही है, लेट सपोज किसी भी को यहाँ पे इचिंग हो रही, किसी भी रीजन में इचिंग हो रही है, तो वो इचिंग करेगा, खुजली करेगा करेगा करेगा। क्यों करेगा खुजली? क्योंकि उसे उस चीज से आराम मिल रहा है, उसे ऐसा लग रहा है कि उसे बहुत ही ज्यादा आराम मिल रहा है। वोलुप्टस इचिंग का मतलब ये होता है कि उसको इचिंग करने से आराम मिले, प्लेजर मिले। और प्रोस्टेटिक डिस्चार्ज ड्यूरिंग स्टूल, प्रोस्टेटिक ग्लैंड होती है मेल्स में, वहां से भी डिस्चार्ज होगा जब वो स्टूल पास आउट करेगा तब। फीमेल में क्या होगा, ल्यूकोरिया विथ सोरनेस एंड ईचिंग, मेंसेस स्कैंटी। सोरनेस का मतलब क्या होता है, पेन। ईचिंग का मतलब आप लोग को पता है, खुजली। मेंसेस स्कैंटी, स्कैंटी का मतलब क्या होता है, वो बहुत ही कम क्वांटिटी में, बहुत ही कम। मेंसेस क्या होता है, जो भी डिस्चार्ज, जो भी ब्लड होता है मेंसेस का वो बहुत ही कम होता है। ल्यूकोरिया क्या होता है, डिस्चार्ज होता है। रेस्पिरेटरी की अगर हम बात करें, फीमेल में हमने देख लिया ल्यूकोरिया, सोरनेस एंड ईचिंग। मेंसेस क्या होती है, बहुत ज्यादा कम होती है, यानी कि जो ब्लड होता है मेंसेस के टाइम वाला बहुत ही ज्यादा कम होगा। रेस्पिरेटरी सिम्टम देखिए, प्रेशर ऑन चेस्ट एज इफ अ प्लग, फिर यहाँ पे भी प्लग आ गया, तो इसको भी हम मार्क कर लेते हैं कि हम आगे देखेंगे। इस कंक्लूड करने में, कंक्लूजन में बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलेगी हमें। कफ एक्साइटेड बाय टॉकिंग, कफ कब बढ़ेगा, जब पेशेंट बात करेगा। कफ आफ्टर ईटिंग विथ वॉमिटिंग ऑफ फूड, कफ खाने के बाद उसे खांसी होगी और खांसी खांसते खांसते उसे क्या होगा, वॉमिटिंग हो जाएगी। कफ आफ्टर ईटिंग, जैसे पेशेंट ने खाना खाया उसे आराम मिलेगा, लेकिन अगर उसे खांसी हो रही है तो वो वॉमिटिंग भी करेगा, कर देगा। कफ एक्साइटेड बाय टॉकिंग, उसकी जो खांसी वाली दिक्कत है वो बात करने से बढ़ जाएगी। एक्सट्रीमिटीज की बात करें, नीज फील पैरालाइज्ड एंड बैंडेज। एक्सट्रीमिटी, नी ऐसा फील करे, उसे ऐसा फील होगा कि जो घुटने हैं उसके वो पैरालाइज हो चुके हैं, उनमें कोई बैंडेज एकदम बांध दिया है कि वो चल ही नहीं पा रहा है, ऐसा लगेगा। फिंगर्स जो होंगी उसकी स्वालन होगी विथ वेसिकुलर इरप्शन, हमने देख लिया। फिंगर जो होंगी उसकी स्वालन होगी, वेसिकुलर इरप्शन हमने देख लिया। उसे सपने कैसे आएंगे, एनसीएस ड्रीम, एंशियस ड्रीम होगा। स्लीप के टाइम पे उसे कैसा होगा, एंशियस हो जाएगा, बहुत सारा डर हो जाएगा, उसे सपने बहुत डरावने डरावने से आएंगे। स्किन पे बात करें, इंटेंस इचिंग, एक्जिमा, मेंटल इरिटेबिलिटी, बहुत ज्यादा खुजली होगी, एक्जिमा एक कंडीशन होती है, स्किन में डिजीज हो जाती है तो होती है। मेंटल इरिटेबिलिटी होगी। वेसिकुलर इरप्शन हमने देख लिया था, स्वेलिंग इरप्शंस लाइक दैट ऑफ पॉइजनस ओक, वॉट्स ऑन हैंड एंड अल्सर फ्रॉम ऑन फोरआर्म, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। वॉट्स ऑन हैंड एंड अल्सर ऑन फोरआर्म, जो वॉट्स होंगे वो हैंड पे होंगे, हैंड वाला रीजन ये होता है, ये पूरा हैंड होता है, और ये क्या होता है, पाम होता है। यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेंगे, वॉट्स देखने को मिलेंगे। फोरआर्म यहाँ से लेके यहाँ तक होता है, रिस्ट जॉइंट से लेके एल्बो जॉइंट तक फोरआर्म होता है। तो यहाँ पे क्या हमें देखने को मिलेगा, अल्सर्स देखने को मिलेंगे। अब जो अल्सर्स की मैं बात कर रहा था यहाँ पे, वो ये है, दीज आर द अल्सर्स।
जो हमें फोरआर्म में देखने को मिलेंगे। ऐसा ही अल्सर होगा जो हमें फोरआर्म में देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं, आगे आते हैं हेडेक की। हेडेक क्या होगा? रिलीव्ड एंटायरली व्हेन ईटिंग, जब वो खाना खाएगा तो उसे आराम मिलेगा। व्हेन लाइंग डाउन ऑन बेड एट नाइट, जब वो रात में बेड पे लेटेगा तो उसे आराम मिलेगा। एंड व्हेन अबाउट फॉलिंग अस्लीप, जब वो सोने जा रहा होगा तब उसे आराम मिलेगा। उसका दिक्कत बढ़ेगी कैसे? हमने ऊपर एक देखा था, एवर्जन फ्रॉम वर्क, उसकी दिक्कत वर्क से, काम करने से बढ़ेगी। उसे सर दर्द कब बढ़ेगा? मोशन से बढ़ेगा, वर्क से बढ़ेगा। वर्क से उसकी दिक्कत बढ़ रही थी और उसका हेडेक भी बढ़ रहा है, मोशन से भी उसका हेडेक बढ़ेगा। गैस्ट्रिक एंड नर्वस हेडेक ऑफ सेडेंटरी पर्सन, कैसा हेडेक होता है? गैस्ट्रिक हेडेक होता है और नर्वस हेडेक होता है सेडेंटरी पर्सन का, मतलब जो लेजी पर्सन होते हैं, जो लेजी लाइफ स्टाइल अपनी स्पेंड कर रहे हैं उनको। एवरीथिंग सीम्स टू बी इन ड्रीम, उन्हें सब लगेगा कि सब कुछ सपने में हो रहा है, और वो बिजनेस के लिए बहुत ही ज्यादा अनफिट होते हैं। थिंक हर सेल्फ अ डेमन, वो अपने आप को राक्षस समझने लगते हैं। स्वालो फूड एंड ड्रिंक खांसली हमने ऊपर देख लिया। सिम्टम्स डिसअपियर वाइल ईटिंग, खाते टाइम सारी चीजें जो भी सिम्टम्स होते हैं वो चले जाते हैं। हमने ये तीसरी बार शायद हम देख रहे हैं इसे, सेम चीज। मोडेलिटीज क्या होंगी? दिक्कत बढ़ेगी कैसे? वर्स ऑन एप्लीकेशन ऑफ हॉट वाटर, हॉट वाटर से इसकी दिक्कत बढ़ जाएगी। हमने जबकि क्या देखा था इसका, अगर हम रिलेशन विथ हॉट एंड कोल्ड देखें तो ये नीदर हॉट होता है नॉट चिली होता है। बेटर फ्रॉम ईटिंग व्हेन लाइंग ऑन साइड, यहाँ पे देखा था हमने हेडेक में, एंटायरली व्हेन ईटिंग, लाइंग डाउन ऑन बेड एट नाइट व्हेन अबाउट फॉलिंग असलीप, खाने से उसे आराम मिलेगा, लेटने से आराम मिलेगा और रबिंग से आराम मिलेगा। और जिसकी हम डोज दे सकते हैं 6 to 20 200 पोटेंसी तक दे सकते हैं, 6 to 200 पोटेंसी तक दे सकते हैं। अब ये बहुत ही अच्छी रेमेडी होती है एलिफेंटिएसिस की, ये बहुत ही ज़्यादा क्लिनिकली इम्पॉर्टेंट एक एग्जाम्पल है कि जो एनाकार्डियम है वो हम बहुत ही ज़्यादा प्रिस्क्राइब होती हैं, और हम ये भी कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा जो डॉक्टर्स हैं वो सोचते हैं कि एलिफेंटियासिस में हम एनाकार्डियम को दें, क्योंकि इससे बहुत ही जल्दी रिकवरी होती है पेशेंट के अंदर। एलिफेंटियासिस का केस आप लोग ने नॉर्मल डे लाइफ में भी अगर देखा होगा तो वो ऐसा क्या होता है, उसे हिंदी में हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं हाथी पांव, तो वो इस तरीके का होता है। तो एलिफेंटियासिस की बहुत ही अच्छी रेमेडी है, और ये इस पिक्चर को हमने डिस्कस कर लिया। इसको हम सिर्फ एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन और सिम्टम्स को याद रखने के लिए करेंगे, और जिस बात के लिए हम इतनी देर से कह रहे थे कि कहाँ कहाँ पे बैंड और हुप होता है वो हम देख लेते हैं। कहाँ कहाँ पे होता है? एनस में प्लग लाइक सेंसेशन, एनस में होती है प्लग लाइक सेंसेशन, और ईसोफेगस में होती है। प्लग लाइक सेंसेशन कहाँ होती है? आई में होती है, ईयर में होती है, फिर फेस में नहीं होती है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, एब्डोमेन में होती है। फिर और आगे बढ़ते हैं तो हमें कहाँ देखने को मिलती है? रेस्पिरेटरी में देखने को मिलती है। और कहाँ होती है? हेड और नी में बैंड और हुप होता है। हेड में क्या होता है? प्लग होता है, ये हेड और नी में होता है। तो ये चीजें हमने यहाँ से इस स्लाइड से पूरी हमने क्या देख ली, हमारी विलियम बोरिक सर और HCLN सर की बुक से एक बार देख ली। अब एट लास्ट जो हमने SK दुबे में एक समरी छोड़ी हुई थी, अब आपको वो बहुत अच्छे से समझ में आएगी। जो वो समरी ये थी, अब आप यहाँ देख सकते हैं कि जो समरी है, डॉक्टर टाइलर सर ने इस एक समरी दी थी एनाकार्डियम पर, वो ये थी, एनाकार्डियम मार्किंग नट। आप समझ गए, एनाकार्डियम ओरिएंटेल का कॉमन नेम मार्किंग नट। प्लग्ड सेंसेशन, हर जगह प्लग लाइक सेंसेशन है, कहाँ कहाँ पे? एनस में है और इसोफेगस में है। आई टू गट हर जगह है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है आपका कि ये प्लग लाइक सेंसेशन एनस में और इसोफेगस में, आई से लेकर गट तक पूरी की पूरी प्लग सेंसेशन है। मैं आपको गिनवाता हूँ। हेड में है प्लग लाइक सेंसेशन, आई में है,
ईयर में भी थी प्लग लाइक सेंसेशन, एब्डोमेन में है, एनस में है, रेक्टम में है, रेस्पिरेटरी में भी थी प्लग लाइक सेंसेशंस। एनाकार्डियम, हियर इज योर गाइड। प्लग विद इन, टाइट बैंड आउटसाइड। टाइट बैंड आउटसाइड, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था, ये पूरा एक टाइट बैंड होगा जो उसको एकदम पकड़ के रखेगा और कोई भी चीज इधर से उधर या उधर से इधर नहीं जा, पास ही नहीं हो पाएगी। मेंटली देयर आर टू विल अपोजेस, विश टू ओबे ही नेवर नोज। किसकी बात सही है, मैं किसको फॉलो करूं, उसे नहीं पता होता है। तो ये जो चीज थी, डॉक्टर टाइलर सर ने जो समरी दी थी वो भी हमने देख ली। आई होप कि ये जो समरी है वो अब आपको बहुत ही ज्यादा इजी लग रही होगी कि उन्होंने क्या कहा था। एनाकार्डियम मार्किंग नट है, उन्होंने बहुत सारी 2-3 चीजें डिस्कस करी थी, मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ। एनाकार्डियम मार्किंग नट है, ये कहाँ सेंसेशन होती है, जो प्लग लाइक सेंसेशन होती है वो आई टू कट होती है। देयर आर टू विल्स, मेंटली देयर आर टू विल अपोजेस, उसे नहीं पता होता है कि किसको हम ओबे करें और किसको हम फॉलो करें, उसे नहीं पता होता है। और एनाकार्डियम, हियर इज योर गाइड। तो हमने सारी की सारी चीजें यहाँ पे देख ली हैं। एनाकार्डियम, और ये जो थी एनाकार्डियम मार्किंग नट की कुछ इमेजेस थी कि कैसा दिखता है। और इसका मार्किंग नट नाम क्यों पड़ा, ये मैं आपको बताऊं तो इसका मार्किंग नट नाम ऐसे पड़ा कि जब जो हमारे एंसेस्टर्स हुआ करते थे, जो हमारे पूर्वज कह लीजिए आप हुआ करते थे, वो क्या करते थे, इससे मार्किंग्स बनाते थे, वॉल्स पे मार्किंग्स बनाते थे, तो इसलिए इसका नाम मार्किंग नट हमने रखा। So that's it for today's lesson. I hope you all have a clear idea about anacardium orientale. This video might be helpful and informative for you all. Please share this video with your friends and colleagues who might find it useful. If you have any queries, any doubts regarding anacardium, so please comment down below. I feel happy to respond you all. Also, don't forget to hit the like button and subscribe to my channel Materia Media Insight for more informative and educational content. That's it for today's lesson. Thank you so much.